पहलगाम वाक़ये को 10 रोज़ गुजर चुके हैं। बहुत सारी तब्दीलियां भी हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। राशिद वली साहब, ये जो तब्दीलियां हमने देखी हैं और फिर हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी चला रहे थे, जो सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है, आप समझते हैं कि सारा ड्रामा रचाया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंडस वाटर ट्रीटी मेन मकसद था इनका? जी हाँ, बिल्कुल ये ड्रामा रचाया गया और क्लियर 3 मकासद थे। इंडस बेसिन ट्रीटी, यहाँ से फरार हासिल करना, उसके बाद कश्मीरियों को इस आड़ में उनकी प्रॉपर्टी से महरूम करना। अभी आपने देखा है कि पहलगाम वाक़ये के बाद उन्होंने किस तरीके से मुनहदम किए हैं उनके मकानात और लीजेस कैंसिल किए हैं। और तीसरा मकसद ये था कि पाकिस्तान को एज अ नट क्रैकर सिचुएशन में ला के टू फ्रंट सिचुएशन से दो चार करना और उस पर प्रेशर डालना कि जो प्रॉक्सीज हैं उनके, जिनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा था, उनको स्पेस देना। अब TTP और BLA वो ऑन द रन थे, मगर अब वो उनको ये नई लीज ऑफ लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह हमारी ईस्टर्न सरहदों को एक्टिवेट करके। तो ये मकासद थे। और चौथा जो ओवर आर्चिंग और पेरिनियल मकसद तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से रहा है कि हिंद मुस्लिम दुश्मनी पे की खेल के कम्युनल जो नफरत है उसका अलाव भड़काएं और इलेक्शन में मफादात हासिल करें। बिहार के इलेक्शन में पहलगाम वाक़ये के बाद जब पूरा मुल्क भारत का वो इस सदमे से दो चार था, तो ये मौसूफ जाके बाहर में इलेक्शन की तकरीरें कर रहे थे इलेक्शन मोड में, और मुसलमानों को ये उसकी नफरत से पुकार रहे थे कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। तो ये उस भारत के जो लीडरशिप है उसकी ज़हनी कैफियत की अक्कासी करती है और उनके इन मकासद की अक्कासी करती है, क्योंकि इट वॉज अ केयरफुली कोरियोग्राफ इंसिडेंट ड्रिवन, पॉलिसी ड्रिवन इंसिडेंट, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे जो 3 मैंने गिनवा दिए हैं। और इसलिए हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो अलर्टनेस है मीडिया की तरफ से असर्टिव होना और हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने जो जिस तरीके से एविडेंस एक्सपोज किया है उनके खिलाफ, तो वो दुनिया के सामने उनकी खासी सुबकी हो रही है और अपना इंटरनली भी उनको काफी जो हमने एविडेंस हमने प्रोवाइड किए, आपको लग रहा है कि जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे 3-4 मकासद वो हासिल कर पाएंगे या फिर ये उनका फेलियर होगा? देखिए, उनका पार्शली तो मकासद शायद हासिल कर पाए अपनी दानिश में, जैसे कि वो सिंतास मुआहदे से इनखला है उनका, और उसके बाद जो इलेक्शन में जो मफादात हासिल करने वो, मगर ये उनको उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि उस तरीके से जब हालात आगे जाएंगे लोग सवालात करेंगे कि आपने सारे ड्रामे से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, क्योंकि उनको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है उसमें वो कुछ सरप्राइज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ना कोई टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव, ना कोई बाय वे ऑफ डिस्ट्रक्शन, ना कोई उनको वहाँ से कोई कोवर्ट ऑपरेशन के ज़रिए बड़ी कामयाबी मिली है। अलबत्ता हमें यहाँ चौकन्ना रहना पड़ेगा कि बॉर्डर पे, क्योंकि कन्वेंशनल स्पेस जो होती है वो नहीं मिलती न्यूक्लियर ओवरहैंग में। 2 जौहरी क़ुव्वतें जब बरसरे पैकार होती हैं तो कन्वेंशनल वॉर की स्पेस सुकड़ जाती है, तो उस सुकड़ी हुई स्पेस को एक्सपेंड करने की उन्होंने कोशिश नाकाम की है। ये सही हासिल रही है उनकी, और उसके नतीजे में अब वो डेस्परेट हो गए कि कोवर्ट एक्शन की तरफ जा सकते हैं। जो दोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके, वो उनका पुराना ये डॉक्ट्रिन है। तो इस तरफ हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि हमारा नेशनल यूनिटी, मीडिया का असर्टिव होना और सिफारती सतह पर हमारी जो ये असर्टिवनेस रही है, इसने इंडिया को बैकफुट पे आने पे मजबूर ज़रूर किया है। राइट। अच्छा राशिद वली साहब, साथ ही अभी जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है उस पर भी आप अपना तजिया दीजिए। जो कल डॉक्यूमेंट्स लीक हुई थी उसमें यकीनी तौर पर इस बात के शवाहिद मौजूद थे और ये बात वाज़ेह हो गई कि ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसमें ये लिखा गया था कि 36 घंटे बाद आपने ISI पर जिम्मेदारी डालनी है, तो 5 मिनट बाद ही वहाँ के मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से हमला करवाया गया है। और ये जो मालूमात थी ये लेफ्टिनेंट जनरल DS राना की ज़ाती तहवील में थी। अब लीक होने के बाद अब उन्हें काला पानी भेज दिया गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने जानबूझकर इसको लीक किया, क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि भारत क्या कर रहा है, या फिर गलती से लीक हुई अब उनको काला पानी भेजा गया? हाँ जी, जैसे भी लीक हुई ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि इतने बड़े इंटेलिजेंस इदारे का सरबराह उसको उसकी तनज़ली, तो ये रैंक एंड फाइल जो उसके नीचे हैं उसमें भी ये इज़्तिराब जाएगा
और ये जाहिर करता है कि वो कितने नॉन प्रोफेशनल हैं इनके इदारे। और अब वो बौखलाहट में जब वो झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं तो इस किस्म की गलतियां उनसे होंगी। जाहिर है उन्होंने ये एक पूरा ड्रामा रचाया और इसमें पहले से वो तैयार थे। अब सारे कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पे किस तरीके से सिख एहलकार और दीगर लोगों को हटा के तो वहाँ पे इंटेलिजेंस के जो एहलकार थे उनको मामूर किया गया ताकि एक किस्म का इंफॉर्मेशन बिल्कुल आयरन कर्टन हो जाए और बाहर असल खबर जाए ना। और मगर बदकिस्मती Right. से कुछ ऐसा राशिद एविडेंस अली साहब- सामने आ गया है। जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है। देखें, अभी तक तो एक स्ट्राइक भी भारत ने नहीं की जो कि करने का वो इरादा रखता है, लेकिन उससे पहले ही फजाइया के जो सरबराह हैं, उन नायब सरबराह, उनको तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पर नर्मदेश्वर तिवारी को लगा दिया गया। फिर MVS कुमार को तब्दील कर दिया गया। प्रातिक शर्मा उनकी जगह पर आ चुके हैं जो कि नॉर्दर्न कमांड देख रहे हैं। फिर तीसरी ये भी तब्दीली कर दी गई। अभी तक तो स्ट्राइक भी नहीं की, जंग तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही आप इतने बड़े ओहदों पर तब्दीलियां कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ माथा लगा लेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? और ये कितना बचगाना चीजें हैं जो वो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब आइडियोलॉजिकली ड्रिवन एजेंडा होता है तो इस किस्म की बचगाना चीज़ें होती हैं। अब उनकी फ़ौज भी चूँकि वो एक पेशा वराना सोच रखती है तो वो रेजिस्ट कर रही है कि जो उन पे प्रेशर है। और ज़ाहिर है वो प्रेशर ये है कि किसी भी तौर पाकिस्तान पे कोई ऐसा हमला करें जिससे उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। अब उनकी फ़ौज जो कि उसने थ्रेट का अप्रेजल किया है, पाकिस्तान का स्टेट ऑफ अलर्टनेस देखा है, तो उनको मालूम है कि हम तैयार हैं और कोई गुंजाइश नहीं है उनको किसी किस्म का फेस सेविंग मिलने की या कोई वर्थवाइल ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर सकते। और उसकी वजह से वो केयरफुल हैं और उस केयरफुलनेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रस्ट्रेशन इनकी जो सियासी लीडरशिप है उसमें बढ़ रही है। और मीडिया ने जिस तरह की हाइप क्रिएट की थी वो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वार पैंट पहन लिया है, तबले जंग बच गया है, कल वो हमला कर रहे हैं। मगर जब उनकी फौज ने देखा कि ये तो अलर्ट हैं और ना ही हम इसमें कोई वर्थवाइल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना हाथ रोक के रखा है और उस वजह से ये तनज़लियाँ और तबादले हो रहे हैं। सही। अच्छा, मैंने फजाइया की बात की तो जो नायब सरबराह हैं जिनको तब्दील किया गया है, वजह यह है कि राफेल तैयारे उनसे अब हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने $630 अरब के राफेल तैयारे खरीद तो लिए हैं, लेकिन अब पॉइंट ये है कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से ये चेंजिंग हुई। एक दिन वो आते हैं पाकिस्तानी हदूद के करीब आते हैं, LOC के करीब आते हैं और पाकिस्तानी जो फजाइया है वो कार्रवाई करती है, वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं, पाकिस्तानी जो जैमर्स हैं वो उनको जैम कर देते हैं और उसके बाद इनको ओहदे से हटाया जाता है। इसका मतलब ये है कि फुली इंटीग्रेटेड नहीं है उनके राफेल तैयारे, वो इनको चाहें भी तो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, ये भी हाइप वाला मामला है। ये एक बड़ी ही बचगाना और जो इमेच्योर सोच है उनके जो सियासी लीडरशिप है, वो ये राफेल समझ के उसको समझा हुआ है कि ये जादू की छड़ी है। ऐसा नहीं है। जो कोई भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म होता है उसकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं और फिर उसका डॉक्ट्रिन होता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग होती है और उन सारी चीज़ों को एज अ पैकेज देखा जाता है। तो उसके फिर ये एक इंटरेक्टिव चीज़ होती है। ये जंग किसी वैक्यूम में नहीं होती। आपके खिलाफ एक लाइव एडवर्सरी है जो बड़ी प्रोफेशनल पाकिस्तान एयर फोर्स है। उनके पास भी इसी किस्म की प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे बेहतर मिसाइल्स हैं जो कि BVR रेंज में उनको आउट रेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है जो उनको रीड उनसे पहले कर सकता है। और ऐसा हुआ भी जब वो आए प्रोबिंग अटैक के रिकॉनेसेंस पे, तो हमारे लेकिन राशिद अली साहब एक बात मैं और ऐड कर दूं, जब अभिनंदन वाला वाकया हमने देखा तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर राफेल होते तो बात ही कोई और होनी थी, लेकिन अब तो उनके पास राफेल हैं भी, आ भी चुके हैं, लेकिन अब उनको इस्तेमाल भी करना नहीं आते और फ्रांस ने उनको सोर्स कोड भी नहीं दिया। वो सोर्स कोड की डिमांड कर रहे हैं फ्रांस से बड़ी शिद्दत के साथ। देखिए, सोर्स कोड मिल भी जाए तो वो उनको सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान के JF-17 जिसमें PL-15 लगा हुआ है। उसका जो मिसाइल है वो उसमें राफेल का जो मीटियोर है उसको आउट रेंज करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है हमारे पास जो उनको पहले पेंट कर देगा और एक्वायर कर देगा, उनको वल्नरेबल करेगा। तो उनको इस बात का बखूबी इल्म है
अब ये तो बचगाना सोच है ना कि हमारे पास राफेल है तो हमने कुछ ना कुछ कर लेना है और हमें कोई बर्तरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेंशनल डोमेन में जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर ओवरहैंग में टेरिटोरियल जब गेंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसका स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। अगर वो लंबी जंग होती कन्वेंशनल डोमेन में तो उसमें बैटल ऑफ एट्रेशन भी होती है, उसमें बहुत सी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज किया जाता है दुश्मन की, और टाइम आपकी फेवर में होता है। न्यूक्लियर ओवरहैंग में दो जोहरी क़ुव्वतों के दरमियान ये टाइम और स्पेस जो कन्वेंशनल वॉर की है, इसकी लग्जरी नहीं होती। तो भारत को और उसके जो प्रोफेशनल जो इदारे हैं उनको इस बात का इल्म है, मगर उनकी जो इमेच्योर लीडरशिप है, जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, वो अपने मुफादात हासिल करना चाहते हैं, इलेक्टोरल भी और दूसरे खत्ते में डोमिनेंस के और कश्मीरियों के इस्तेहसाल के, तो वो तो उस सिंगल माइंडेड डिवोशन से उसके पीछे हैं। अब कश्मीर को वो जाहिर करना चाह रहे थे कि ये एक एल डोरेडो है जहाँ पे एवरीथिंग इज हॉन्की डोरी, एक कनेक्ट हो चुका है। अब वो एक स्टेट की तरह, नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, वहाँ पे टूरिज़्म चल निकला है और टूरिज़्म पे इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की और दुनिया के सामने इसका इतना चर्चा किया कि उन पे इंटरनल जो कश्मीरी थे, जो जिनमें इज़्तिराब था कि हमारी जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारी आइडेंटिटी छीनी जा रही है, हमारे हकूक़ कसब किए जा रहे हैं, उनमें शदीद गम और गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता था। और उनमें ज़ाहिर है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वायलेंस को एक ज़रिया समझते हैं, और चूँकि इन्होंने कोई पॉलिटिकल और दूसरा हल तो छोड़ा कोई नहीं है, तो वो ये उन्हीं ग्रोहों में से एक ग्रोह ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से सामने भी आया, ये रास्ता अडॉप्ट किया। तो एक किस्म का ये जो टूरिज़्म को ये चारा बना के भारतीय हुकूमत ने खुद पेश किया है। अगर वो इतनी हाइप ना क्रिएट करते तो शायद ये बेचारे टूरिज़्म, क्योंकि आज तक पहले इन पे हमला नहीं हुआ, तो अब इन्होंने चूँकि टूरिज़्म को नॉर्मेलिटी से कॉन्फ्लेट कर दिया था भारत की इमेच्योर हुकूमत ने, तो वो जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जो मिलिटेंट एलिमेंट्स जो इस वक्त दूसरी नज़र से इस चीज़ को देख रहे होते हैं, ऑक्यूपेशन की नज़र, वो समझते हैं कि भारत तो उसकी आर्म फोर्सेस और 7 लाख 10 लाख ये जितने भी हैं ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं। तो वो एक एलिसिट हुआ एक वायलेंट रिएक्शन विच वाज एविडेंट इन द शेप ऑफ, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई और बहुत सी ऐसे इंटरनल शवाहिद आए हैं जिससे पता चला है कि ये कोई एक्सटर्नली अक्रॉस द बॉर्डर आके किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि यहीं से ये बिल्कुल इंटरनली ये मामला जो है वो चले हैं। राशिद वली साहब, अगर हम पाकिस्तान और भारत स्टैंड ऑफ की को कंपैरिजन कर लें, हम 2019 में जो पुलवामा हुआ था, फिर बालाकोट हुआ था, सूरत हाल आपको उस तरफ जाती दिखाई देती है या फिर उससे खतरनाक है या फिर कोई और तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, ये सूरत हाल तो वैसी ही है जैसे कि वो उस वक्त थी। डिफरेंस सिर्फ ये है कि उस वक्त पाकिस्तान नहीं समझता था कि भारत इतना इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल होगा कि वो बालाकोट जैसा इवेंट करेगा। उसमें उनको मौका मिला और उन्होंने आके एक एबॉर्टिव अटेम्प्ट की, जिसका उन्हें खमियाजा भी बाद में भुगतना पड़ा। इस बार हम अलर्ट थे, हमें मालूम था, एक हमारे पास टेम्पलेट था कि पहले ये कर चुके हैं, अब दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में तो इंसानी जान की और इंटरस्टेट रिलेशंस की, इंटरनेशनल लॉ की कोई अहमियत नहीं है। तो इसलिए उन्हें एक बेहतर प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस से निपटना पड़ा और इसकी वजह से उन्हें दुश्वारी हो रही है। अब वो क्या करते हैं, हो सकता है वो कोई कॉवर्ट ऑपरेशंस की तरफ दोबारा जाएं, कुछ स्केल डाउन करें, किसी तरीके से कोई स्पेस नेगोशिएशंस की तरफ आएँ। तो ये सारी ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और ये सारी कंटेंजेंट होंगी हमारे रिजॉल्व को देखते हुए, नेशनल यूनिटी को देखते हुए, स्टेट ऑफ अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्म फोर्सेस, और हमारी सिफारती सतह पर जितनी सपोर्ट बढ़ती जाएगी और हम जितना बेहतर एविडेंस वक्त गुजरने के साथ साथ और देते जाएंगे, तो भारत की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी और उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा इस पद से, जहाँ पे इस वक्त वो अपने मीडिया, अपनी आवाम को और अपनी आर्म फोर्सेस को लेकर आया हुआ है।